स्वागत व्यूअर्स आपका। आज खानी कुर्सी का एक्सटेंडेड शो है। अरविंद केजरीवाल साहब की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या फैसला करता है। अभी तक ऐसा लग रहा है कि कोर्ट ने तय तो कर लिया है, मन बना लिया है कि उनको जमानत देनी है या नहीं देनी है, लेकिन वो फैसला सुनाया नहीं है। अब आज क्या कोर्ट इस पर आज कुछ कहेगा या नहीं। अतुल भाटिया एक बार आपके लिए सारी सिचुएशन क्लियर कर देते हैं, हमारे सहयोगी, फिर हम आगे बात करेंगे। अतुल, अरे फोन डिस्कनेक्ट हो गया उनका। दो मैटर हैं एक्चुअली। एक, अरविंद केजरीवाल को चुनाव को देखते हुए, विशेष परिस्थितियों को देखते हुए जमानत मिले या ना मिले, इस पर कोर्ट को फैसला करना था। उसकी दलीलें आज हो गई कोर्ट, लेकिन उसके बाद उठ गया। कोर्ट को दूसरा मैटर सुनने के लिए जाना था जजेस को, तो कोर्ट वहां से उठ गया है। लेकिन अब ये क्लियर नहीं है कि क्या इस पर आज ही कोई फैसला आ जाएगा। हो सकता है कि इस पर फैसला आज के बाद कोई परसों या अगले हफ्ते की बात हो, क्योंकि कोर्ट ने ऐसा कहा था। दूसरा मैटर जो है वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती दी हुई है, उसका लगा हुआ है। अतुल जुड़ गए हमारे साथ। अतुल, बात क्लियर करिएगा, सिचुएशन क्या है कोर्ट का, अब आगे क्या होना है। देखिए सौरभ, जो अंतरिम जमानत के ऊपर जो आज सुनवाई हुई थी, उसके ऊपर कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। 2:30 बजे तक इसको पूरी सुनवाई होनी थी और 2:30 बजे के बाद दोनों जो जजेस थे वो उठ के चले गए। ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। अब किसी भी दिन इस पूरे मामले, जो अंतरिम जमानत का जो मामला है, उस पर अदालत अपना फैसला सुना सकती है। जबकि जो मेन एप्लीकेशन जो कि खुद अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने लगाई थी, उस पर गुरुवार को सुनवाई होगी। जो ये मामला है, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाया गया था, जिसमें उनकी गिरफ्तारी और जो ईडी को कस्टडी दी गई थी, जो लोअर कोर्ट ने दी थी, उसको चैलेंज किया गया था। हाई कोर्ट से यह पिटीशन रिजेक्ट हो चुकी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन को लगाया गया था। और जब पिछली सुनवाई इस पूरे मामले के अंदर हुई थी, तो वहां पर कोर्ट ने यह पूछा था अभिषेक मनु सिंघवी से कि क्या जमानत के लिए कहीं एप्लीकेशन आपने लगाई है, तो उनका कहना था नहीं। तो इसके बाद कोर्ट ने यह कहा था कि हम अगली तारीख पर अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखे, पूरी तैयारी करके आए और उसके बाद आज अंतरिम जमानत पर सुनवाई शुरू हुई थी। किसी भी तरीके से कभी भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह नहीं कहा गया था कि उनको अंतरिम जमानत दी जाए या फिर जमानत दी जाए। किसी भी अदालत में अभी तक कोई भी बेल एप्लीकेशन अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं लगी है। जब पिछली तारीख को कोर्ट ने यह आदेश दिया, उसके बाद इस पूरे मामले पे यानी कि अंतरिम जमानत पर आज सुनवाई हुई, जिस पर 2:30 बजे तक दोनों तरफ से दलीलें रखी गई और अब ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। इस पे कब फैसला सुनाया जाता है, क्योंकि गुरुवार को जो अरविंद केजरीवाल की अपनी एप्लीकेशन है उस पर सुनवाई होनी है। हो सकता है उस दिन इस पर फैसला आए, लेकिन जब भी फैसला आएगा उससे एक दिन पहले शाम को जो है वो लिस्ट होता है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के किस किस मामले में सुनवाई होगी, उसमें यह आ जाएगा और उसके बाद यह बताया जाएगा कि इस पूरे मामले के अंदर यानी कि अंतरिम जमानत के ऊपर आदेश कब अपना फैसला सुनाती है। बहुत शुक्रिया अतुल आपका, आपने सिचुएशन साफ की। तो अरविंद केजरीवाल जी पर लगातार आपको खबर हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इलेक्शन भी चल रहा है। आज तीसरे दौर का 93 सीटों पर मतदान चल रहा है। अब आइए जरा हम उसकी बात कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आज बड़ी इंपॉर्टेंट सीटों पर मतदान होना है। गुजरात से शुरुआत करता हूं। तो गृह मंत्री अमित शाह की सीट पर वोटिंग हुई आज, उन्होंने वोट डाला। प्रधानमंत्री मोदी वोट डालने के लिए पहुंचे थे वहां पर। राजकोट की सीट है जहां पर बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था। राजपूत समाज पुरुषोत्तम रूपाला की एक टिप्पणी से नाराज हो गया था, वहां का चुनाव है। इसके अलावा बात कीजिए यूपी की, तो यूपी में बहुत ही बड़ी बड़ी सीटों का चुनाव है। मैनपुरी सबसे पहले, जरा हम एक एक करके इनकी बात हम कर लें। बदायूं, मैनपुरी, फिरोजाबाद, संभल, इन चारों सीटों पर डिंपल यादव, इनके अलावा आपको बता दूं संभल से जियाउर रहमान बर्क चुनाव लड़ रहे हैं सपा से। बदायूं से आदित्य यादव जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं। फिरोजाबाद से अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो यादव परिवार के 3 सदस्यों का फैसला होना है आज। बिल्कुल जी। और ये तीनों सीटें जैसे जो है, अगर हम जो है बात करें इन तीनों सीटों की, तो मैनपुरी का चुनाव भी जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम एक तरफा चुनाव है। वहाँ डिंपल यादव को अलग अलग चीज़ों के लिए दिक्कतें आ रही है। अभी जो एक मामला हो गया था जिसमें बहाले वाला जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अपमान, वो वाला एक इशू हो गया था। दूसरा, वहां पर जिस तरह से बाकी कैंडिडेट्स जो है मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, उसके कारण भी डिंपल यादव को वहां दिक्कतें हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक डिंपल यादव का चुनाव आसान नहीं है, आपको बिल्कुल आसान नहीं। हाँ, हर्षवर्धन जी, मैनपुरी से ही शुरुआत करते हैं। नहीं, देखिए, जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, मैनपुरी समाजवादी पार्टी का बहुत मजबूत किला है। मुलायम सिंह यादव ने जो जमीन तैयार की है, एक तरह से कहें कि उस वृक्ष की जड़ अगर कहीं है तो वो वहीं है। लेकिन जो ये चुनाव हुआ, इस चुनाव के ऐलान के साथ और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां तैयारी की, मुलायम सिंह यादव के समय से, अखिलेश यादव के समय से जो लोग समाजवादी पार्टी के साथ रहे, उनको अपने पाले में लेकर आए। कई ऐसे लोग जो अखिलेश यादव के इलेक्शन मैनेजर थे, उनको भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लाई।
और अभी एक तो जो करहल चौराहे पर जिस तरह से महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ अभद्रता हुई, उनका भाला उसमें टूटा या क्या हुआ, वो सारी चीजें सामने आई, फिर एफआईआर हुई। और अभी उसके बाद जिस तरह से पूरे मतदान के दौरान, यानी जब से पोलिंग शुरू हुई है, दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि भैया तुम गड़बड़ कर रहे हो। ये उन्हीं स्थितियों में होता है जब हर बूथ पर कांटे का मुकाबला होता है, एक दूसरे से लड़ाई बड़ी होती है। तो जो डिंपल यादव की सीट बिल्कुल आसान मानी जा रही थी, कम से कम वो 2024 में चुनाव तक तो आसान नहीं दिख रही। और मैनपुरी में क्योंकि जो है यादव और शाक्य वोट जो है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ऐसे में बीएसपी ने एक शाक्य जो उम्मीदवार दिया है, उसके कारण भी वहां समीकरण काफी बदल। राजपूत अस्मिता का मामला बन गया, बीजेपी के कैंडिडेट जयवीर सिंह ठाकुर हैं, बिल्कुल, तो उसका फायदा उनको मिल सकता है। लेकिन मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव लड़े थे तो ये सीट सपा ने निकाल ली थी 2019 में, वरना बदायूं की सीट जो है जहां से आदित्य यादव है या फिरोजाबाद की जहां से अक्षय यादव है, ये दोनों सीटें तो भाजपा जीती थी। देखिए, भाजपा जीती जरूर थी, लेकिन एक मुस्लिम और यादव, ये दो कॉम्बिनेशन ऐसा है जो कि बहुत वहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। यदि इन दो कॉम्बिनेशन के खिलाफ बाकी जातियाँ यदि एक तरफा जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यदि पोलराइज होती हैं, तो फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए सीटें आसान हो जाएंगी। यदि बदायूं ऐसा में हो जाएगी, क्योंकि बदायूं में बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया हुआ है, मुस्लिम खान नाम ही मुस्लिम खान है। नाम उनका देखिए, है। दिक्कत तो वो क्या अच्छे है? खासे वोट काटेंगे। दिक्कत क्या है कि भारत आज के दिन में मुसलमानों से हम ये उम्मीद न करें कि वो वोटों को डिवाइड करेंगे। जैसा कि हमने पिछली बार भी आपने देखा होगा कि असउद्दीन ओवैसी ने चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश में, लेकिन असउद्दीन ओवैसी को मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में नकार दिया। उनको बसपा तो फोर्स है ना सर, लेकिन फिर भी फिरोजाबाद में चौधरी बशीर को टिकट दिया है बसपा ने। भले ही किसी को दिया हो, या आप तय मान के चलिए कि मुसलमान इस समय पूरा इकट्ठा होकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट करने जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी का पूरा मुस्लिम वोट शिफ्ट होने जा रहा है। भले ही मायावती कितने भी मुसलमान उम्मीदवार को उतार दे, वो 10-15 हजार से ज्यादा वोट लेकिन वो इफेक्ट तो नहीं होगा ना जो 2019 में सपा बसपा के एक साथ होने से हुआ था। नहीं, वो नहीं होगा, लेकिन ये बात भी तय है कि इस बार समाजवादी पार्टी क्योंकि उसमें जो है दलित वोट भी गया। एग्जैक्टली। सो वो दलित वोट जो है वो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि दलित वोट जो है वो आज के दिन देखिए, संभल में जियाउर रहमान बर्ग सपा से हैं और शौकत अली या सौलत अली बसपा से, यहाँ भी मुस्लिम कैंडिडेट। देखिए दौलत अली। और देखिए, इसमें एक चीज मत, ये आज चुनाव चल रहा है जो अभी आपने कहा ना, इसको नहीं भूलना चाहिए। नरेंद्र मोदी अब लालू प्रसाद यादव को उस बयान को लेकर पूछ रहे हैं और कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या ये होना चाहिए, और उसके बाद वो कहते हैं कि लालू जी ये जो SC ST और OBC का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को देना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी इसको होने नहीं देगा। क्या आज जो तीसरे चरण का मतदान चल रहा है, लालू प्रसाद यादव के मुसलमानों को आरक्षण देने और नरेंद्र मोदी के मुसलमानों को आरक्षण नहीं लेने देंगे, इसका भी कुछ प्रभाव दोपहर बाद से पड़ेगा क्या? ये भी एक महत्वपूर्ण। एटा में भी देखिए बसपा ने मोहम्मद इरफान को दिया है, कल्याण सिंह के बेटे वहां पे लड़ रहे हैं, राजवीर सिंह, और ऐसे में एसपी ने वहां शाक्य एक उम्मीदवार दिया है, देवेश शाक्य। वहां पे शाक्य वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे बेसिक वोट जो है यादव वोट है और दूसरा जो है लोधी वोट है। लेकिन ऐसे में जब ये वोट बढ़ते हैं तो शाक्य वोट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पे दिक्कत जो है बीजेपी को एटा आगरा, ये भी दोनों एसपी बघेल आगरा से लड़ रहे हैं। ये सारी ये बीजेपी की जीती हुई सीटें बिल्कुल है। लेकिन वही मैं फिर याद करूं, वही सुबह पत्रकार महोदय मिल गए, बोले आगरा भी हिल गया भाजपा का। नहीं, देखिए कुछ होता है, समीकरण जब बदलते हैं, ये वाला कई जगह बीजेपी के लिए बदलते हैं, कई जगह जो है समाजवादी पार्टी के लिए बदलते हैं। देखिए, ये जो हिला देने वाले पत्रकार लोग हैं ना, अब चूंकि अब हम लोगों को तो कई बार लगता है ना किसका किसका नाम लें, ये हिल गया है मतलब कैसे बताते हैं? कमाल की बात इनके मन में रहता है, तो ये सोचते हैं कि अच्छा दूसरा वाला भी थोड़ा हिले। अब आप जमीन से कट गए हैं, आपको जनता की नब्ज नहीं पता है, आप कमरे में बैठ के लंबे समय से वही चीजें कर रहे हैं। अब पिछली बार भी 160 से 180 ले जा रहे थे, मुझे तो याद है, जो आज वो लोग YouTube पर पहुंच गए, वो तब टीवी चैनल में हम लोग के साथ डिबेट में कहा करते थे 160 से 180, और हो सकता है कि मायावती जी के साथ अगर बना, ऐसे ही कहते थे, मायावती जी के साथ अगर एक समीकरण बने तो ये तीसरा, अरे भाई तीसरा और चौथा इक्वेशन बनेगा क्यों? पहले जब आपको सामने दिख रहा है, और आज की तारीख में आगरा हो, एटा हो, बदायूं हो, फिरोजाबाद हो, यहां तक कि मैनपुरी भी हो, भारतीय जनता पार्टी सबसे जबरदस्त कंटेंडर के तौर पर लड़ रही है, और ज्यादातर सीटों पर उसकी बहुत मजबूत मैं यही पूछने वाला था, जल्दी से नाम ले रहा हूं, आप बस ये बताते जाइए किसको एज है। बदायूं सपा, भाजपा, बसपा, बीजेपी, मैनपुरी में अभी भी सपा को एज है, भारतीय जनता पार्टी। फिरोजाबाद
फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी को है। संबल राहुल जी, संबल भी मुकाबला है, लेकिन सपा को है। समाजवादी पार्टी को है, का वोट जाएगा। बिल्कुल समाजवादी पार्टी। सपा की सीट थी पिछली हाँ, बार। सेंटिमेंट का आगरा, वोट आगरा, आगरा में पार्टी कोई आगरा confusion ही नहीं, बीजेपी, भाजपा बहुत स्ट्रांग। एटा राजवीर सिंह। सब एटा में भी ये कोई भाजपा confusion है। बिहार की बात कर लेता हूं। समीकरण अभी बताया कि इतना आसान नहीं है एटा। राइट, बिहार की बात कर लेता हूं। 5 सीटें, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया। क्या रिपोर्ट पर साहब? अररिया में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है भारतीय जनता पार्टी को, बाकी मुझे लगता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा। बिल्कुल, मधेपुरा भी है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी। एक किशनगंज छोड़ के सारी भाजपा जेडीयू की सीटें थी। बिल्कुल। बस भाजपा इसमें जेडीयू किसका- एलजेपी। भाजपा जीती चिराग थी और पासवान- लालू जी ने जहाँ ये जो बयान दिया है मुसलमानों को चिराग आरक्षण पासवान की दिया- सीट देना फंसी हुई है चाहिए, उसके अंदर। चिराग इसी पासवान नियत का से एक दिया है, कैंडिडेट लेकिन है। ऐसा नहीं है खगड़िया इसका में है पोलराइजेशन भी हो। वो थोड़ी फाइट में है खगड़िया में, जहाँ चिराग पासवान का उम्मीदवार है, अच्छा, वहाँ थोड़ा मामला टाइट चल रहा है। चलिए अब आप महाराष्ट्र का बता दीजिए, बारामती बता दीजिए। सुप्रिया सुले वर्सेस सुनेत्रा पवार, सबसे हॉट सीट इस आज के फेस की। सर अभी तक तो दोनों में बहुत अच्छा फाइट चल रहा है, मतलब ये कहना बहुत मुश्किल है कौन जीतेगा। वोट बहुत सेंटिमेंट पे होगा इस बार, मतलब मराठा वोट कैसे बटेगा, कौन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, धनगर समाज का वोट कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वहाँ का मुस्लिम वोट कैसे जाएगा। बड़ा ये सिर्फ चुनाव सुनीता पवार और सुप्रिया सुले के बीच नहीं, ये अजित पवार और शरद पवार के बीच का बेसिकली फिर भी क्या चुनाव हो जा sentiment रहा क्या है। है? लेकिन मुझे लग रहा है कि आखिरी में शरद पवार का पल्ला भारी रहेगा, जीत का मार्जिन जो होगा वो बहुत कम सुप्रिया होगा। सुले सीट निकाल लेंगे। सुप्रिया सुले को थोड़ा एक बेनिफिट सेंटिमेंट शरद पवार का मिलेगा। तो वैसे भी घर में जो होता है तो विरासत तो अंत में बेटे बहू को ही जाती है। बेटी के लिए मोह ज्यादा रहता है, लेकिन अंत में विरासत तो बेटे बहू को जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि बारामती में कुछ और होने वाला है। नहीं, वही बेटा होने भाऊ मतलब सुनेत्रा पवार आप कह रहे हैं? बिल्कुल वो कह रहे हैं शरद पवार, वो सुप्रिया सुले का एज लग रहा है। नहीं, मैं सुनेत्रा मुझे पवार भी की बात लगता है सुप्रिया सुले जो है उनको एज होगा। आज सुबह भी जो है सुप्रिया सुले जो है वो बाकायदा अपने उनसे मिलने चली गई थी उनकी वाइफ से, और अजित परिवार पवार के की- भी अजीत परिवार अजित के पवार घर चली के गई थी। माता जी सुनेत्रा बीमार पवार और मिलने सुप्रिया चली सुले की आज मुलाकात भी हुई है। उनकी हाँ, माता की हुई है, मुलाकात उनकी है। चूंकि वो माता जी मिलती बीमार रही है, है, घर ही सुबह है, वो बाकायदा ऐसा बहुत ज्यादा वो हाँ, नहीं। बताइए किसको ऐसा लग रहा है? बट स्वाभाविक है कि उसमें जो है मैसेजिंग था, वो जो मिलना भी तो है, होता पर तो ऐसा कल भी मिल आसान वहाँ सकती थी, चुनाव परसों नहीं भी कि मिल एक तरफा सकती कोई थी। नहीं, नहीं, ये आसान गणित तो बिल्कुल चल रहा है, नहीं। सर। शरद पवार, जमीन क्या पे गणित चल शरद रहा है। पवार अपने राजनीतिक जीवन के आखिरी बैटल लड़ रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके बाद उनकी राजनीतिक पारी खत्म हो जाएगी, इसके बाद वहाँ उनके पर लिए कोई जमीनी स्तर पर तो मुझे जो नहीं लगता सेंटिमेंट है चल कि रहा है वे- सर, वहाँ और जमीनी- बारामती में संघर्ष जो है उनके लिए बहुत मुश्किल है। और आज से नहीं, 3 महीना 4 महीना पहले से बात की जा रही थी वहाँ पर कि जमीनी स्तर पर जो सेंटिमेंट चल रहा वो है कि वहाँ के अपनी- मतदाता भी दो बात बोल रहे हैं कि भाई आपने बंटवारा हो गया पार्टी का, अब सीटों का भी हम बंटवारा कर देते हैं। प्रदेश में हम आपको दे देंगे, केंद्र में हम सुप्रिया को दे देंगे। प्रदेश में आप उप मुख्यमंत्री बन गए हो तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही परिवार को सब कुछ हम दे दे। और सुनीता पवार तो राजनीति में थी भी नहीं ना, वो घर की बहू थी, पहली बार चुनाव लड़ने निकली है। तो परिवार का ये भी कहना है कि जब आप उप मुख्यमंत्री बन गए, आपने पार्टी ले ली, वोटर उसके तो बाद भी आप परिवार को इस हद तक लेके जा रहे हो। मतदाता का सेंटिमेंट भी बटा हुआ है। बिल्कुल बटा हुआ है, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल बटा हुआ है। अच्छा, दूसरे रायगढ़ से सुनील तटकरे एनसीपी से, अनंत गीते शिवसेना अनंत से। गीते का पल्ला भारी लग रहा है मुझे सुनील तटकरे के लिए। शिवसेना बहुत उद्धव आसान वाला नहीं साहब होगा। ठाकरे। बिल्कुल, उसमें सुनील तटकरे कमजोर, नारायण राणे लड़ रहे हैं बीजेपी से, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग से लड़ रहे हैं, लेकिन विनायक राउत पिछले बार जीते वहां से, उन्होंने हराया है, नीलेश राणे को हराया, नारायण राणे के बेटे को हराया है। हालांकि ठीक है वो अपनी खुद की पार्टी से खड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, उसके पहले वो वहां से सांसद रहे नीलेश राणे। नारायण राणे का गढ़ है, लेकिन शिवसेना भी बहुत वहां मजबूत है। ये सतारा से उदयन राजे भोसले, ये वो हैं ये हाँ, उदय राजे भोसले जो लड़ रहे हैं शिवाजी राजे शिवाजी महाराज के तेरहवीं वंशज हैं। वंशज है, 13वें वंशज। यह पहले वहां पे भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती है, शिवसेना के पास रहा है। उदयन राजे भोसले 3 बार से चुनाव जीतने, वो 2019 में जीते थे राष्ट्रवादी कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। उपचुनाव लड़े और उपचुनाव वो हार गए अब वहां से। आप एक बार महाराष्ट्र का मुझे फाइनल जो आपको वर्डिक्ट लग रहा है कैसा, स्प्लिट वर्डिक्ट है, किसी एक और झुका हुआ लग रहा है? मैं केवल आज की 11 सीटों की नहीं बात कर रहा हूँ, 48 सीटों की बात 48 कर रहा सीटों में एक तरफा कभी नहीं रहेगा। मुझे लग रहा है उद्धव ठाकरे भी एक अच्छी पोजीशन में, नुकसान एकनाथ शिंदे, और जहां उद्धव ठाकरे का मुकाबला हो रहा है वहां एकनाथ शिंदे को नुकसान हो रहा है, और जहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 13 सीटों पे एकनाथ शिंदे जो कैंडिडेट खड़े, और जहां राष्ट्रवादी के अजित पवार के 4 कैंडिडेट खड़े, मुझे लग रहा है वहां है। पर 48 में 42 थी एनडीए पिछली बार, बिल्कुल इस बार मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे वहां पर, मुझे लगता है कि कम से कम 8 से 10 सीटें जीतेंगे इस बार। उद्धव 8 से 10 जीतेंगे तो मतलब 13 से कांग्रेस 14 भी, तो सीटें, कांग्रेस भी कुछ तो 13 से जीतेगी। 14 सीटें आप पकड़ लीजिए कि वहां पर इंडिया गठबंधन लेके जा सकता है इस बार। तो 30 से 35 आप कह रहे हैं एनडीए? बिल्कुल जी, हर्षवर्धन जी। देखिए, मुझे लगता है कि समीर जी आज थोड़ा सा जो है ना, उनको लग रहा है कि ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, तो थोड़ा आज बहुत जो क्या कहते हैं उसको, मॉडरेट स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं।
समीर जी जो पहले बोलते थे और अभी जो कह रहे हैं उसमें कोई बड़े बदलाव की वजह है क्या, तो ये मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर है नहीं इसीलिए तो मैं चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि अभी जो स्थिति दिख रही है उसमें कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं हुआ है जो महाराष्ट्र की राजनीति में कोई ऐसा बड़ा बदलाव हो गया जिसके आधार पर कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला गठजोड़ कमजोर हो जाएगा। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे क्या वो अपनी लड़ाई ठीक से लड़ रहे हैं, ये बड़ा प्रश्न है। उनकी सीटों में कितनी मुश्किल आएगी यही दिखता है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपनी लगभग सारी सीटें जीतती हुई दिख रही है। उन दोनों में भी आप उन सीटों की बात करते हैं, किस सीट पर आप कहें कि एकदम से, क्या रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में आपको लगता है कि नारायण राणे नहीं जीतेंगे, ऐसा लगता है? या आपको लगता है कि बारामती में इतना आसान हो गया है जहां भारतीय जनता पार्टी बिना एनसीपी के नंबर 2 पर रहा करती थी? हम लोग कई नेताओं को बड़ा भी मानते हैं, हमारे मन में आ जाता है कि अरे ये तो हार ही नहीं सकता। जैसे 19 के चुनाव में हम लोग कहते थे ना, राहुल गांधी भला कहां हारेंगे, कोई बोल देता था, दूसरा कहता था यार तुम क्या बात करो। सीटों को आपको पब्लिक सेंटिमेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा। मुझे लगता है जो फीडबैक पुराना समीर जी के था लगभग वही होता हुआ मुझे दिख रहा है, और एनडीए वहां फिर से अच्छे बहुमत के साथ लोकसभा चुनाव में दिखेगा। अच्छा देखिए, एक अपडेट मैं आपको और देता हूं, बयान जो अभी प्रचार चल रहा है उसमें बहराइच की, यूपी में बहराइच की रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है पाकिस्तान का नारा लगाने वालों पर, वो बोले हैं पाकिस्तान का नारा लगाने वालों का बुरा हाल करेंगे, गजनवी के सेनापति जैसे सालार मसूद जैसा हाल किया जाएगा, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। जैसा महाराज सुहेलदेव ने किया था वो हाल करेंगे उन लोगों का जो लोग नारा लगाते हैं पाकिस्तान का। 2014 के बाद का भारत, आज आप देख रहे होंगे 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है ना, मिल रहा है ना। अब मैं यही से बोल रहा हूं, याद करिए भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान की कुल आबादी 23 से 24 करोड़ है। पाकिस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं। अब जो लोग पाकिस्तान का नारा लगाते हैं उनको बोलो वही हाल कर देंगे जो हाल महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद का किया था। उनको बोलो कि उस भिखमंगे पाकिस्तान का नारा लगाते हो तो जाओ वहां जाके भूखों मरो, भारत के ऊपर बोझ मत बनो। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं आपको। सुहेलदेव महाराज एक बड़े प्रेरणा स्रोत हैं हिंदू समाज के। उत्तर प्रदेश में महमूद गजनवी ने अपने सेनापति महमूद सालार को भेजा था और सुहेलदेव महाराज ने वो जंग जो थी जीत ली थी। उसका हवाला दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि जो पाकिस्तान का नारा लगाएगा वो हाल करेंगे जो गजनवी के सेनापति का किया था। प्रोफेसर साहब देखिए, अब गजनवी तक बात चली गई है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी वही बात कह रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता सुनना चाहती थी और वो वही सुना भी रहे हैं। जब से वो इलेक्शन के प्रचार में लगे हैं तब से वो बात ये सुना रहे हैं। अब ये देखना है कि कितना ये मोबिलाइज करते हैं। उनकी लड़ाई, उनकी दिशा बहुत स्पष्ट है। उनको हमेशा स्पष्ट रहती है। वैसे उनको पता है कि हमारा वोट बैंक है, उसे हमको सुरक्षित रखना है, उसे हमको मोबिलाइज करना है। और वो वोट बैंक किन बातों पर आकर के मोबिलाइज होती है, उत्तर प्रदेश के खतरे क्या हैं। आप देखिए, विधानसभा चुनाव याद कीजिए। विधानसभा चुनाव एक सप्ताह पहले जैसा था, एक सप्ताह बाद वैसा नहीं रहा, क्योंकि जैसे ही लगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष में कुछ बेहतर होने की दिशा में जा रहा है, उनके गुंडे जितने सड़कों पर उतर करके और धमकी देना शुरू कर दिए, हम थाने द्वार को बता देंगे, अखिलेश भैया को आ जाने दो, हम बता देंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुमको बांध करके लाएंगे। जो ये डर पैदा करते हैं और उसका नतीजा ये है कि पूरा हिंदू जो है वो गोलबंद होकर के वोट कर दिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मुझे वही ये होता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश। पाकिस्तान का नाम लिया किसने जो वो कह रहे हैं पाकिस्तान का नाम लेने वालों का ये हाल करेंगे? देखिए, नारे तो लगते रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि से नारे नहीं लगते हैं, लगते हैं। ऐसा नहीं है कि पब्लिकली सारे के सारे मुसलमान लगाते हैं, बट कुछ कॉर्नर से लगते हैं। तो सबके लिए तो वो कह नहीं रहे थे, उन्हीं तत्वों के बारे में कह रहे थे जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा देते हैं। और ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई हो रहा है, हम लोगों ने देखा है क्रिकेट मैच में होते रहा है, हमने देखा है कई बार ऐसे भी होते रहे हैं।
उत्सव के मामले पर भी कई बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाते रहे हैं, ये तो हम लोगों ने देखा है। पाकिस्तान के जिक्र तो पहली बार चुनाव में तब आया था जब वहां के मंत्री ने इमरान खान के राहुल गांधी की तारीफ कर दी थी, फवाद चौधरी ने। नहीं, योगी आदित्यनाथ किस रेफरेंस में कह रहे हैं ये बात अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ उनकी धारा स्पष्ट है किधर ले जा रहे हैं। देखिए वो बहुत क्लियर है, वो मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि आप फारूक अब्दुल्ला का बयान जब सुनते हैं तो पाकिस्तान ने चूड़ियां थोड़ी पहन रखी है, पाकिस्तान के पक्ष का बयान है। वो कहते हैं, जब राजनाथ सिंह जी कहते हैं रक्षा मंत्री के तौर पर, तो फारूक अब्दुल्ला जी क्या बोलते हैं, कहते हैं उनके पास भी एटम बम है। तो सीधे सीधे पाकिस्तान के पक्ष में बात करने वाले ढेर सारे लोग, और उन सब को पॉलिटिकल रैली में, पॉलिटिकल स्पीच में तो उन सब को संदेश दिया जाता है। नाम लेके तो वैसे भी बड़ी कम नेता लोग बात करते हैं। तो फारूक अब्दुल्ला का तो ताजा रेफरेंस है। उसके अलावा भी कई मसलों पर हम देखते हैं लोग बात करते हुए जैसा दिखते, तो उन सबको योगी आदित्यनाथ एड्रेस कर रहे हैं एक तरह से। कर्नाटक की असेंबली में पाकिस्तान का नारा लगा, बिल्कुल। राज्यसभा के जो सदस्य थे उनके, और वो तो पकड़े भी गए, कर्नाटक की ही पुलिस ने पकड़ा। तो ढेर सारे लोग ऐसा करते हैं। अरे बड़ी सीटों की हम चर्चा कर रहे थे, जरा एमपी की सीट की बात कर लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से हैं, शिवराज सिंह चौहान विदिशा से हैं, और राजगढ़ में कांग्रेस से दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं चुनाव। दिग्विजय सिंह बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव लड़ रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जो है बड़े साइलेंटली इस चुनाव को लड़ रहे हैं। बूथ जैसे बीजेपी चुनाव लड़ा करती थी बूथ बूथ पे जाकर, तो आजकल जो है दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी दोनों उस तरह के चुनाव को अंजाम दे रहे हैं। वो बूथ बूथ पे जा रहे हैं और लोगों से जो है वो बात कर रहे हैं। तो ये उस तरह का चुनाव है। इसके अलावा मुरैना का चुनाव जो है वो इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे बेसिकली कोई जातीय फैक्टर काम नहीं करता, लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी का अपना जो कैंडिडेट है उसका कोई मतलब नाम वाम बहुत ज़्यादा है नहीं। तो जो भी चुनाव हो रहा है वो नरेंद्र मोदी के नाम पे वहाँ पे चुनाव हो रहा है और उनकी छवि पे चुनाव हो रहा है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस का वहाँ कैंडिडेट है उसके बारे में अच्छी बातें वहाँ पे भी लोग कहते हैं, लेकिन साथ ही ये बात भी कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्योंकि उनको चुनना है हम उनको वोट देंगे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान पर तो मतलब वो कोई विदिशा और उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो जीते हुए वो हैं। एक और जो मुझे लगता है भिंड का जो चुनाव है वो एक इंटरेस्टिंग है। वहाँ पे जो बीएसपी फैक्टर है उसके कारण कांग्रेस जो है वहाँ पर कमजोर दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा कमजोर वहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि बीएसपी उसके वोट काट रही है। एमपी में कहीं कोई सरप्राइज बीजेपी के लिए में शिवराज के बाद एक चुनौती है। 2019 का आप चुनाव देखोगे तो रमाकांत भार्गव भारतीय जनता पार्टी के 5,07,000 वोटों से जीते थे वहां पर रमाकांत भार्गव। तो शिवराज श्री चौहान के सामने चुनौती है कि इस बार वो रमाकांत भार्गव जो 5 लाख वोटों से जीते थे 2019 में, उससे ज्यादा वोटों से जीते, एक बड़ी चुनौती है उनके सामने, क्योंकि वो वहां से सांसद 5 बार रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। लेकिन दिग्विजय सिंह के बाद सबसे बड़ी चुनौती राजगढ़ में जो आ रही है कि वहाँ की जनता पूछ रही है दिग्विजय सिंह से कि आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, आप 2 बार यहाँ से सांसद भी रहे, 10 साल यूपीए की सरकार रही, आपने राजगढ़ के लिए क्या किया, राजगढ़ में क्या लेके आए, उद्योग धंधे लेके आए, रोजगार लेकर आए। तो दिग्विजय सिंह इस मामले में कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है वहाँ पर। ये एक बड़ा खिलाफ दिग्विजय सिंह के खिलाफ जा रहा है क्योंकि उन्होंने वहाँ बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। 2019 में दिग्विजय सिंह भोपाल से हार गए थे 4 लाख वोटों से प्रज्ञा भारती के खिलाफ। तो अब दिग्विजय सिंह को दूसरी बार ये है कि 2019 में जो वहाँ से रोडमल नागर जीते थे वो भी 4 लाख वोटों से जीते थे। तो दिग्विजय सिंह के वो 4 लाख जो मोदी के नाम पे वोट पड़े थे उसको कवर करना और जीतना बहुत मुश्किल है दिग्विजय सिंह के लिए। हालांकि दिग्विजय सिंह का क्षेत्र है वहाँ पर, लेकिन दिग्विजय सिंह मुझे लग रहा है ये चुनाव हार रहे हैं राजगढ़। मुरैना में और भिंड में एक और खास बात है कि मुरैना में 5 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास हैं और भिंड में 4 विधानसभा सीटें बराबर लगभग बीजेपी के, वो विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास है, इसलिए भी वो चुनाव इंटरेस्टिंग। कर्नाटक की बात कर ले, मेरे पास 4 बड़े नाम है यहाँ से। शिवमोगा से BY राघवेंद्र, बीजेपी अध्यक्ष जो है BS येदियुरप्पा के बेटे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। बेलगांव से जगदीश शेट्टार, पूर्व ये भी मुख्यमंत्री रहे, जगदीश शेट्टार मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस चले गए थे फिर वापस आ गए। धारवाड़ से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हैं और शेट्टार के घर में जनसंघ का पहला विधायक, पहला नगर पालिका का अध्यक्ष जगदीश शेट्टार के घर में उनके ताऊजी और पिताजी रहे। हावेरी से बसवराज बोम्मई, पूर्व CM, वो जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो कर्नाटक में चुनाव इसके साथ ही पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, पहले 15 सीटें हो गई थी, अब 14 सीटें हैं। अच्छा, बीजेपी के लिए लोग कह रहे हैं कर्नाटक भी मैनेज करना पड़ेगा भाई। पिछली बार तो लगभग सभी राज्यों में 80 देखिए इसमें शिमोगा, हावेरी, गुलबर्गा ये ऐसी सीटें हैं। इसके अलावा एक और जो सीट है मैं देख रहा था, राघवेंद्र, BY राघवेंद्र दूसरे बेटे हैं जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। BY विजयेंद्र हैं, हाँ वो विजेंद्र हैं, BY विजयेंद्र है। लेकिन वहाँ ईश्वरप्पा चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वो चुनाव हासिल लड़ रहे हैं। शिकारीपुर से विधायक, उनको निकाल दिया था पार्टी से।
तो लेकिन हारेंगे वो। लेकिन बड़ा बेलगाम को बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, बेलगाम से वहाँ से जगदीश शेट्टार चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पर पहले आगड़ी सांसद हुआ करते थे, उनका निधन हो गया, तो उनकी वाइफ सुनिंदा आगड़ी को टिकट दिया गया, वो सांसद बनी वहाँ से। और जगदीश शेट्टार के बेटे की शादी सुनित्रा आगड़ी जो वहाँ से सांसद थी बेलगाम की, उनकी बेटी के साथ श्रद्धा आगड़ी से शादी हुई थी। तो जब टिकट की बात है कि जगदीश शेट्टार को कहाँ से देना है, तो बेलगाम के वो है नहीं, बेसिकली वो अलग क्षेत्र से आते हैं, उनको बेलगाम की सीट दी गई। तो पहले वहाँ की जो सांसद है, उनकी जो समधन है, उन्होंने नाराजगी जाहिर की। फिर घर के लोग बैठे, फिर ये हुआ कि श्रद्धा आंगड़ी को टिकट दिया जाएगा, मतलब इनकी बहू को दिया जाएगा। तो उस पर उनके बेटे तैयार नहीं हुए जगदीश शेट्टार के। फिर बात चली कि जगदीश शेट्टार के बेटे को टिकट दे दिया जाए, तो उसके जगदीश शेट्टार उस पर तैयार नहीं हुए कि मेरे बेटे को लड़ाया जाए। तो परिवार में सीट बढ़ती रही, आपस में डिस्प्यूट होता रहा, बाद में फिर जगदीश शेट्टार के नाम पे सहमति बनी और फिर जगदीश शेट्टार को टिकट। अब ये बताइए, कर्नाटका बीजेपी मैनेज कर ले रही है या दिक्कत है? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक मैनेज कर पाएगी, और पिछली बार से मुझे लगता है, मेरा अपना आकलन है कि 1-2 सीटें कम भारतीय जनता पार्टी 25 थी पिछली बार, 28 में से एक और मिलाकर के 26 सीटें। हाँ, एक और मिलाकर 26 सीटें थी। मुझे लगता है 24-25 के आसपास तक भारतीय जनता पार्टी। अब ये रेवन्ना इफेक्ट नहीं पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है कि रेवन्ना इफेक्ट पड़ेगा चुनाव में। पश्चिम बंगाल में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो नहीं वहाँ देखिए, दो चीजें अलग है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की बात है। संदेश खाली का मामला जो है पिछले, देखिए वो ये उससे भी और खराब मामला देखिए, नहीं है ना। तो एनीवे मेरा ये कहना है कि शिमोगा जैसी जगह जो है, हावेरी जैसी जगह है, धारवाड़ जैसी जगह है, ये ऐसी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ पे मुकाबला जो है काफी टफ है। इस बार मेरे ख्याल से जेडीएस की सीटें बहुत कम है, इसमें शायद ही कोई सीट है, और ये ज्यादातर बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट। नहीं, 20+ जा रही है भाजपा की? नहीं, देखिए वहाँ पे मैं फिर कह रहा हूँ कि कर्नाटक ऐसा चुनाव है जहाँ पे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। नुकसान होगा, लेकिन उसके बावजूद मुझे नहीं लगता है कि 20 के नीचे होगी, 20 के ऊपर ही सीटें। 22 तक जाएगी बीजेपी, किसी भी जाएगी कर्नाटक में। 2 या 3 सीटों का नुकसान हो सकता है। अच्छा, अब देखिए 93 सीटों पर आज वोट हो जाएगा, तो 100 पिछले राउंड के बाद 190 हो गया था। 90 हो गया था, 190, 102 और 88, 192 की सीटों हुआ था। हाँ जी, तो अब मतलब अब लगभग 350 सीटों का चुनाव हो गया। 283 सीटों पे चुनाव हो रहा है आज, तीनों फेज की मिला के 283 सीटों पे कंप्लीट वोटिंग हो रही है। अभी और आपसे ओवरऑल जानना चाह रहा होगा, मोदी जी का क्या 300 का ग्राफ है, नीचे है, 325 है, 350, अभी तक क्या लग रहा है? आधा चुनाव हो गया। मुझे लग रहा है कि 2019 में जो प्रदर्शन रहा था भारतीय जनता पार्टी का, उससे बेहतर रहने वाला इन 3 परिणामों के अंदर। और जो पूरा परिणाम आएगा 7 चरणों के मतदान के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी 310 से लेकर 325 के बीच कहीं पहुंचेगी इसके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी हर्षवर्धन जी, कहाँ के लिए कह रहे हैं? नहीं, अब ओवरऑल बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, ओवरऑल मुझे लगता है कि मतलब अगर इस चरण की बात कर रहे हैं या पूरे, मैं ओवरऑल, आप देखिए अब 283 सीटों का चुनाव हो गया। नहीं, मुझे लगता है कि अगर हम लोग इस चरण के और पहले के 2 चरणों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में जाती दिख रही थी। जो पहले चरण में लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो गई, दूसरे चरण से वो चुनाव और उसके पक्ष में पिकअप कर गया। और मैं आज भी नहीं मानता हूं कि पहले चरण में कोई मतदाता उसका नहीं निकला था, विपक्षी पार्टियों का नहीं निकला था। अब चुनाव जिस जगह पर है, भारतीय जनता पार्टी 2019 से बेहतर करेगी, कमतर नहीं करेगी, बेहतर करेगी, उसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए अगर ये चरण हम लेंगे तो 2014 में 71 सीट्स इस चरण में बीजेपी ने जीती थी, 2019 में 75 सीटें जीती, 75। तो जो है 2014 के बाद उसने बढ़ाया अपना ग्राफ। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बीजेपी जो है वो 310 फेज 2 और फेज 3 ये दोनों बीजेपी की सीटों के ये मान लीजिए कि जो अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 19 सीटों को छोड़ करके बाकी सारी टीचर जितनी है, तब जाकर के वो मेंटेन करता है। यदि जिस प्रकार से आकलन चल रहा है कि 4 सीटें जो है वो कर्नाटक से कम हो रही है, जो है 1-2 सीटें जो है वो बिहार से कम हो रही है, उत्तर प्रदेश से 2 सीटें कम हो रही है, यदि ये पूरा आंकड़ा भी मिला लेते हैं तो 75 का आंकड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी मेंटेन कर रही है। और यदि भारतीय जनता पार्टी मेंटेन करती है तो कमोबेश वही आंकड़ा आएगा जो 2019 के आसपास का आंकड़ा हमको दिखता था। अच्छा, वो आपने देखी कि नहीं खबर कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने सारे विपक्षी दलों को चिट्ठी लिखी है कि भाई इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग बढ़ा दी है। आपने दूसरी बात नहीं पढ़ी उनकी, उन्होंने कहा है कि अब हम सबों को मिलजुल करके लड़ना चाहिए, यानी कि तीसरे फेज में
मल्लिकार्जुन खड़गे जी का दिमाग खुल रहा है कि अब इंडी गठबंधन को सब मिलजुल कर दो फेज के बाद तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे की बड़ी खबर आ रही है सर, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उन्होंने कल क्या डीके ज्वाइन शिव कुमार कर को रहे फोन किया और कहा भैया देख लेना मेरे दामाद गुलबर्गा से जीते, तुम्हारी जिम्मेदारी है। मतलब उन्होंने बाकी 25 लाते सीटों की बिल्कुल बात अंदर नहीं की खबर है समीर। उन्होंने अपने दामाद के लिए जिक्र किया कि हाँ, नहीं, गुलबर्गा से वही मेरा वो, दामाद उनका नहीं एकमात्र जीता। दामाद ही। ये ये आप देख लो, फोकस दामाद ही। मैं ये पब्लिकली जानना चाहता हूँ कि ये इतनी जो रंग महल के अंदर का जो खबर है ये समीर जी कहाँ से निकाल के आते हैं? तो चर्चा होती रहती है संघे लोगों से, पत्रकारों से, तो बताते रहते कि किसके कहाँ फोन आ रहे हैं, कौन किसके खड़गे साथ साहब को जुड़ा हुआ है। पार्टी से ज्यादा चिंता अपने दामाद अपने की है। दामाद के उन्होंने डीके शिवकुमार को बोला है फोन करके कि देख लेना दामाद हारे नहीं, आप इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करो। तो मुझे लग रहा है कि अब उनका पूरा ध्यान वहीं पर और है। पहले दामाद को टिकट दिलाओ, फिर उसको जितवाओ भी। ये देवगौड़ा के साथ भी है, उन्होंने भी अपने बेटे दामाद को टिकट दिलवाया जो लड़ रहे हैं चुनाव, उनका भी पूरा फोकस अपने दामाद पर है। सोनिया गांधी अपने दामाद को टिकट नहीं दिलवा पाई, लेकिन खड़गे जी अपने दामाद को टिकट तो दिलवा दिए। अपने उत्तराधिकारी की व्यवस्था उन्होंने कर दी। दामाद का भी फर्क है ना, देवगौड़ा साहब ने भी अपने दामाद को टिकट ख्याति दिया। बहुत है। अब बेचारा ये दामाद जो है वो चीख चीख करके कहता रहा, पोस्टर लगवाया, कहा हम कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन सर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जनता खबर है, पुकार रही है। देवगौड़ा साहब के दामाद बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने कहा कि मैं आपके टिकट से चुनाव नहीं लड़ूंगा जेडीएस से, मैं बीजेपी के सिंबल पे लड़ूंगा। तो वो बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं देवगौड़ा के दामाद। खैर देखिए उनकी छवि डॉक्टर सीएन बहुत मंजुनाथ अच्छी की छवि छवि है, बहुत बहुत अच्छी अच्छी छवि है। बेंगलुरु ग्रामीण बहुत में बढ़िया। एक तो वो कार्डियोलॉजिस्ट रहे हैं, तो उनका जो ऑपरेशन उन्होंने किए हैं, जो गरीबों को उनका मतलब फॉर्मूला था कि पहले इलाज पैसा बाद में। तो ये बहुत बड़ी चीज है, मुझे लगता है देश के हर डॉक्टर को देखना चाहिए। और अगर वो इस उम्र में पहुंच गया, वो बाहर उससे निवृत्त हो गए और अब कह रहे हैं हम चुनावी जीवन में आएंगे, तो अच्छा है, ऐसे लोग तो आने चाहिए। उनकी काफी अच्छी छवि। नहीं वैसे इस दौर से पहले देखिए तो डेवलपमेंट बहुत हुई है भाई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बड़े चर्चा में रहे रायबरेली को लेकर के, तो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कैंपेन का पूरा रुख पलट दिया मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के, और चुनाव बिल्कुल फर्स्ट फेज के बाद तो बिल्कुल ही बदल गया। चुनाव के दिन लालू जी कह रहे हैं मुसलमानों को पूरा आरक्षण, मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए, और उसी दिन वोटिंग के दिन मोदी जी ये बात उठा भी रहे हैं। धैर्य रखिए, 7वें चरण तक जाते जाते आपको बहुत चीजें मिलेंगी, अभी तो देखना बाकी है। अरे आपके हिसाब से मतलब पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा नजर किस राज्य के ऊपर आपकी रहेगी? मतलब ऑब्वियसली मुझे लगता है यूपी, सभी लोग कहेंगे यूपी के बाद अगर कोई स्टेट देख रहे हैं तो कौन सा? महाराष्ट्र। मुझे एक हमने बंगाल की बात नहीं की आज एक बार। नहीं महाराष्ट्र, बंगाल की बात नहीं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी, जैसे देखिए मैंने अभी समीर जी के लिए कहा और इस मामले में हम लोग मानते हैं, लेकिन महाराष्ट्र सचमुच थोड़ा कठिन है। हम भी अभी बात कर रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार कितना मजबूत हैं ये नहीं पता है। क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार का जो जिसको हम कहते हैं कि इमोशनल वाला क्वेश्चन वो बढ़ जाएगा, क्या वो प्रभावी हो जाएगा, ये नहीं पता है। और महाराष्ट्र एक तरह से कहें कि अलग अलग जोन में अलग अलग वोटिंग करता है। महाराष्ट्र वो 3-4 अलग अलग जोन है, उसके हिसाब से वोटिंग करता है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा देखा जाने वाला और सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं कि नजर रखने वाला वही राज्य। राहुल जी आपके लिए? देखिए मेरे लिए 3 राज्य बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑफ कोर्स महाराष्ट्र बहुत इंटरेस्टिंग है, उसका चुनाव कैसे होता है, किस ओर जाता है, ये देखने वाला होगा। बिहार और कर्नाटक, ये 3 ऐसे राज्य होंगे। आपने भी बंगाल नहीं बोला? बंगाल में बीजेपी अच्छा करेगी, बेटर देन टीएमसी। तो ये 3 मुझे ऐसा लगता है, ये 3 राज्य ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कारण से मैं ये कह रहा हूं कि ये राज्य नजर रखने वाले हैं। महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो तमिलनाडु और केरल, इसमें बीजेपी क्या इनरोड्स बना पाती है, ये एक बड़ा बात। वो तो एक बिल्कुल ही अननोन चीज है कि भाई क्या होगा। हाँ, पर वो इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है कि मुझे हैरानी कि आप दोनों कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, दिक्कत नहीं के अलावा चुनाव बहुत सेटल है, जिसको हम कहते हैं ना, कई बार हम किसी चीज कहते हैं लड़ाई तो हर जगह है, लेकिन चूंकि आपने कहा इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग मुझे महाराष्ट्र लगता है। बंगाल में दूसरे तरह का चुनाव, बंगाल में आमने सामने की लड़ाई है कोई भी उसमें, और 3% का मार्जिन था, 43 पॉइंट समथिंग टीएमसी का था, 40 पॉइंट समथिंग भारतीय जनता पार्टी का था। अगर वो थोड़ा भी एज कर रही है, और मैं फिर से कह दूं, ये बार बार लोगों को भ्रम होता है, बंगाल में 30 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम बहुल नहीं हैं, यानी मुसलमान अगर एक तरफा भी वोट कर दे तो भी जरूरी नहीं कि वहां पार्टी जीत जाए। तो ये समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे नरेंद्र मोदी ने वो बदलाव किया। बहुत सारी जगहों पर त्रिकोणीय चुनाव इस बार है, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं है। बंगाल में बीजेपी ऑलरेडी लेफ्ट का वोट बैंक उठा के ले चुकी है। ठीक है, अब उसका और तृणमूल के बीच में फैसला होना है कि क्या बीजेपी तृणमूल का वोट बैंक ले पाएगी या नहीं। आपके लिए सबसे क्रूशियल स्टेट सर? मैं इस बात से सहमत हूं कि ये 3 ही राज्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
यदि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार यदि 3-3, 4-4 सीटें कम लेकर के भी यदि बचा पाती है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 300 का आंकड़ा पार कर जाएगी। ऑन कोर्स है। ऑन कोर्स। मैं सर 130 सीटें के दो पॉकेट पे फोकस कर रहा हूँ। 130 की एक सीट है महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार, ये मिला के 130 सीटें आती है। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है, जहां भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर करना पड़ेगा, उतना कम से कम मेंटेन रखना ही पड़ेगा। और दूसरा 130 सीटें जो साउथ से आती है वहां भारतीय जनता पार्टी को गेन करना पड़ेगा इस बार 2019 की तुलना में, तब भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदर्शन बेहतर कर पाएगी। तो ये दो पॉकेट 130 सीटों के जो है 260 की जो पॉकेट है भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे क्रूशियल होने वाले इस चुनाव के अंदर। बंगाल यूपी आपके हिसाब से सदा हुआ है बीजेपी के लिए? बंगाल शामिल है, बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार, ये 130 आप सीटें। कर्नाटक नहीं मान रहे उसमें? कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है, सिर्फ 1 या 2 सीटों भारतीय जनता पार्टी को चुनौती होगी, बाकी कर्नाटक में कोई चुनौती नहीं है।